साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अपने YouTube चैनल पे एडू मंत्रा नीट पे। साथियों एक बार मैं फिर से आप सबका अपना कौशिक शिवम फिर से स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने शुरू किया था क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिस चैप्टर में हम लोग जिसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लें। क्योंकि आप अगर एक रिदम से देखिएगा और एक रिदम में देखिएगा तो चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आएंगी, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, जो व्यूअर्स मेरे पिछले वीडियो को देख के अगर आए हैं, जो मेरे पिछले वीडियो को समझ के आए हैं, तो उनको ज्ञात होगा कि मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर को कहाँ ला के छोड़ा था। मैंने लेक्चर को लिविंग के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करके और वहीं पे हम लोगों ने लेक्चर को क्विट किया था। मैंने बोला था कि इसके अगले वीडियो में अगर मैं लेके आता हूँ तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इसका टोटल कि मतलब लिविंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके टोटल मतलब एक इलाबोरेटेड तरीके से मैं इसको बताऊंगा। तो उसी सिलसिले में हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि मैंने विगत 2 वर्षों से मैंने कई ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है और साथ ही मुझे कोटा के अनुभवी शिक्षकों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। और आप लोग अभी जिस एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं या जिस एग्जाम के व्यू से मैंने इस चैनल को बनाया है या इस चैनल को मैंने इस चैनल पे मैं कंटेंट दे रहा हूं, मैंने बाकायदा उस एग्जाम को एक बार नहीं बल्कि 2 बार क्वालिफाई किया है। और उसके साथ ही मेडिकल से एसोसिएटेड कुछ गिने चुने एग्जाम ICR और BHU पैट वगैरह, BHU इवेट, इन सब जैसे एग्जामों को मैंने भी क्रैक किया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इसके पिछले वीडियोस में मैंने बताया था आप सभी को कि मतलब ऑर्गेनिज्म के, जीव जंतु के अंदर जान है, वो लिविंग है, इसके लिए कुछ क्राइटेरियास होते हैं। उस कुछ क्राइटेरियास को फुलफिल जो करते हैं तभी हम उसको लिविंग में कंसीडर करते हैं। इतनी बातें आप लोगों को पता होगी। अब देखिए साथियों, इसमें एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है कि आखिर में कौन कौन से प्रॉपर्टी है। आखिर जब मैं ये बात बोल रहा हूं कि लिविंग के अंदर में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे हमारे गांव समाज में भी अगर हम किसी पार्टिकुलर आदमी को ले लें, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल भी दिया था कि किसी एक आदमी का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि अगर एक गुण किसी एक आदमी में पाया जाता है तो वो दूसरे आदमी में नहीं पाया जाएगा। गुण जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। अगर जरूरी है कि जो मेरे में पाए जाते हैं वो बगल वाला में भी होगा, तो उस टाइप के गुण जो सब में कॉमन होता है उस गुण को हम लोगों ने क्या कहा था, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, दोनों बातें सही है। और दूसरा मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होगा और यही डिसाइड करेगा कि लिविंग है और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ही है। ये क्राइटेरिया जो डिसाइड करता है, इस क्राइटेरिया के बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी उस पूरे उस ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर दे रहा है। चलिए साथियों, तो अब मैं शुरू करता हूं सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का इलाबोरेशन। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है ग्रोथ। क्या आता है? ग्रोथ। इसको नहीं, देखिए ग्रोथ का मतलब, एक बच्चा हमसे एक बार बोला, मैं 10th में लिविंग लाइफ प्रोसेस पढ़ा रहा था, मैंने संयोग से वो भी मेरा फर्स्ट लेक्चर था 10th का। एक बच्चे का बड़ा कॉमन क्वेश्चन उठ गया है, थोड़ा सा उसमें हिंट्स दिया है, तो उस बच्चे ने बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा कि सर ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्या आप दोनों को एक मानते हैं क्या? मुझे तो लगता है सर कि दोनों एक ही हैं। तो साथियों, आप लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन जरूर बना होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों बात एक है, लेकिन यहां पे आप लोगों को मैं करेक्ट करूं कि दोनों बातें अलग अलग हैं। मैं अगर आपके डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूं तो आपका संपूर्ण कंप्लीट ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूं, आपका समग्र विकास के बारे में बात करता हूं। समग्र विकास का मतलब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं
एक होता है नॉर्मल चाइल्ड और एक होता है एबनॉर्मल चाइल्ड। जो बच्चा जब घर में पैदा लेता है या थोड़ा सा बड़ा जब होने लगता है, उसके अंदर ग्रोथ होने लगता है, उसको दो कैटेगरी में स्पेशलाइज्ड किया जाता है। पहला है नॉर्मल चाइल्ड और दूसरा है एबनॉर्मल चाइल्ड। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, बहुत दिन पहले एक चर्चा आप लोगों ने सुना होगा, कौटिल्य पंडित, या मैं स्पेशली बिहार से आता हूं तो बिहार में एक लड़का है बॉबी रॉय। हाल में ही बहुत सारे टीचर्स, इवन बहुत बड़े बड़े क्या बिजनेस टाइकॉन्स के पास भी वो गया हुआ था। एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर का लीडिंग देते हैं, उनके पास भी वो गया हुआ था, अपना प्रतिभा उसने वहाँ भी दिखाया। उससे पूछा गया, वो बच्चा बाकायदा 12 साल या 11 साल का है, वो 10वीं का मैथ सॉल्व करता है। तो एक होता है नॉर्मल चाइल्ड और एक होता है एबनॉर्मल चाइल्ड। एबनॉर्मल चाइल्ड के केस में दो केस आ सकते हैं। या तो एक एबनॉर्मेलिटी ये होता है कि उसका ब्रेन का ग्रोथ जो है ना, उसके बॉडी के ग्रोथ से फास्ट है। उसका ब्रेन का ग्रोथ उसके बॉडी के ग्रोथ से फास्ट है। और दूसरा आता है कि उसका जो ब्रेन का ग्रोथ है उसके बॉडी के ग्रोथ से कम है। इस केस में क्या होता है कि बहुत ऐसे बच्चे को हम लोग देखते हैं कि जो जन्म से ही अगर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनके अंदर में मतलब इस चीज की कमी आ जाती है कि ना, मतलब एक तरह से बोल सकते हो ना कि वो पागल टाइप का बिहेवियर करते हैं, एकदम बच्चों जैसा बिहेवियर करते हैं, होंगे बड़े। जैसे आप लोगों ने कोई मिल गया में ऋतिक रोशन का जो रोल देखे होंगे, वो बड़े थे फिर भी उनका जो बिहेवियर था वो एबनॉर्मल था, एकदम एबनॉर्मल था। ठीक है, बाद में उनको भला पता नहीं कौन से जादू वादू का साथ मिला, पता नहीं क्या था, मूवी में है। तो मैं 80% टॉपिक वहां पे समझाना चाहता हूं कि वो एबनॉर्मल। तो देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज है। जब हमारा ब्रेन और हमारा बॉडी का ग्रोथ, हमारे बॉडी का ग्रोथ और हमारे ब्रेन का ग्रोथ जब दोनों साथ में चल रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट डेवलपमेंट। और जब हमारा बॉडी का ग्रोथ अलग चल रहा, बॉडी का ग्रोथ अलग ही लेवल पे चल रहा हो और आपका ब्रेन का ग्रोथ अलग लेवल पे चल रहा हो, तो उसको हम लोग डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। उस केस में ग्रोथ अपना अपना स्पेसिफाइड बढ़ जाता है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ग्रोथ पे मैंने लिखा है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ग्रोथ। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट? देखिए, कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो समय के साथ बड़े होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो समय के परिप्रेक्ष्य में बड़े होते हैं, समय से ज्यादा बड़े होते हैं वो। यानी जो समय उनको 18 साल 20 साल पे सिखाता है, वो 14 साल से 15 साल के एज में सीख जाते हैं। या अगर हम बात करें यहां पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट के बारे में, तो अगर मेरी हाइट बढ़ रही है, मेरा नाक बड़ा हो रहा है, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो रही हैं, मेरे मुंह का साइज बड़ा हो रहा है, मेरे हाथ का साइज बड़ा हो रहा है, यानी हमारा जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है अगर किसी को देखने में बड़ा लग रहा है, यानी मेरे अंदर जो है एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर मेरे अंदर सेलुलर ग्रोथ हो रहा है, यानी हमारे बॉडी के मसल्स अगर आपस में डिवाइड करके बढ़ रहे हैं, हमारे बॉडी के अगर सेल्स आपस में डिवाइड करके बढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग इंटरनल ग्रोथ मानते हैं। तो एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब हुआ कि बाहरी रूप से बढ़ना, और एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब हुआ कि आंशिक रूप से बढ़ना, यानी अंदरूनी रूप से, अंतर मन से बढ़ना, यानी अंदर से, यानी हमारे बॉडी के हम ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हमारे बॉडी का ऑर्गन्स भी समय समय के साथ साथ सेल डिवीजन करके बड़े होते हैं। अल्टीमेटली हमारा ग्रोथ उसी पे खेलता है। लेकिन अभी मैं समझाता हूं कि मैंने इंट्रिंसिक ग्रोथ
और एक्सट्रेंसिक ग्रोथ यानी इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ दोनों बातें की। इसका यूज क्यों किया? और ये मेरे द्वारा यूज किया गया नहीं है बाबू। एनसीईआरटी कल ही मैं बताया था कि एनसीईआरटी जिस दिन से पूरा बात कह दे उस दिन से तो सारा गुत्थी सुलझ जाए भाई। एनसीईआरटी कभी भी पूरा बात बोलता नहीं है, आधा बोल के चला जाता है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ का जिक्र कर दिया है, लेकिन ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या होता है इसको नहीं बताया है। तो देखिए, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ में इसी को रखा जाता है इंक्रीज इन बॉडी मास, इट इज नॉन एज एक्सटर्नल ग्रोथ। यानी जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें पहाड़ का, एक कूड़े का पहाड़ है, उसका मास दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रहा है, उसका मास जो है दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रहा है, तो उसको मैं बोल सकता हूं कि ये क्या कर रहा है? एक्सटर्नल ग्रोथ कर रहा है। तो भैया आप उस कैटेगरी से तो उसको लिविंग में नहीं रख देंगे ना कि भाई वो ग्रो कर रहा है तो वो भी लिविंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ग्रोथ का सेकेंड पहलू कहता है कि भैया एक बार मेरी बात को सुनते जाइए कि भले ही मेरा एक जो कैरेक्टर है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, उसमें मेरा एक कैरेक्टर है, भले ही ये नॉन लिविंग का हो सकता है, भले ही ये नॉन लिविंग में पाया जा सकता है, लेकिन जो दूसरा वाला कैरेक्टर है मैं सिर्फ और सिर्फ किसको डेडिकेट करता हूं? लिविंग को डेडिकेट करता हूं। क्या? इंक्रीज इन सेलुलर नंबर, इंटरनल ग्रोथ। अब देखिए यहीं पे आता है मेटाबॉलिज्म। कहता है ऐसे कैसे तुम मेरा क्रेडिट तुम खुद काहे ले लेगा रे? ग्रोथ को कहता है कि तुम मेरा क्रेडिट तुम काहे ले लेगा? इंटरनल ग्रोथ अगर तेरे सेल के अंदर में हो रहा है तो मेरे केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है। तो बात एकदम सही है, मेटाबॉलिज्म का बात एकदम सही है कि मेटाबॉलिज्म के केमिकल रिएक्शन से ही हमारे सेल के अंदर ग्रोथ होते हैं। अगर हमारे सेल के अंदर अगर केमिकल रिएक्शंस होने बंद हो जाए तो हमारा सेल का ग्रोथ रुक जाएगा। ये वाजिब सी बात है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होने अगर बंद हो गए तो रियल बात है कि हमारे बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा। परंतु लेकिन ग्रोथ कहता है कि भाई साहब सेलुलर लेवल पे ग्रोथ हो रहा है ना, तो मैं भी उसको ग्रोथ में ही कंसीडर करूंगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये दोनों में कॉमन होता है। ये ग्रोथ के सेकेंड प्रॉपर्टी में भी कॉमन होता है और मेटाबॉलिज्म के भी प्रॉपर्टी में ये कॉमन होता है। क्या? इंक्रीज इन सेलुलर नंबर। क्योंकि सेल का नंबर तभी बढ़ सकता है जब आप प्रोटीन या किसी भी अच्छा डाइट सप्लीमेंट लेंगे। और अच्छा जब डाइट सप्लीमेंट लेंगे, अच्छा से जब डाइट सप्लीमेंट लेंगे तो आपके बॉडी के अंदर में केमिकल रिएक्शंस उतनी अच्छी मात्रा में होंगी, और जितनी अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होंगी उतने अच्छे से आपका सेल डिवीजन होगा, और जितने अच्छे से आपका सेल डिवीजन होगा उतने अच्छे से आपका बॉडी ग्रोथ करेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब मूव करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे। यहां तक ग्रोथ का बात खत्म है, इतना एनसीईआरटी में बहुत है। और देखिए मैं एक और बात चेता देता हूं दोस्तों, इस पॉइंट से डायरेक्ट इस ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ से एनसीईआरटी नीट ने क्वेश्चन फ्रेम किया है। शायद एनटीए का क्वेश्चन नहीं है, वो सीबीएसई के समय का क्वेश्चन है। 18-16 की मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, बट क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। अगर 19 का होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बता दूंगा कि हाँ 19 में भी ग्रोथ के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। या हम लोग तो पता ही है कि इसके लास्ट में पीवाईक्यू सेशन करने वाले हैं, पीवाईक्यू बताएंगे उसमें कौन सा पॉइंट आपको कहाँ देखना है। और हाँ, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया है कि प्लीज आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, नोट डाउन करें जितने भी हैं। मैं एक बार इसको कंप्लीट करवा के, इसको कंप्लीट पढ़ा के उसके बाद मैं एक बार साइड हो जाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसको नोट डाउन जरूर करें। देखो भाइयों, पहली बात है, नीट आपसे देखिए 20 लाख बच्चे हैं पर ईयर। नीट में 20 लाखों का बच्चों का कंपटीशन है, सब अपने लेवल पे पढ़ रहे हैं। कोई नहीं चाहता है कि मेरा सिलेक्शन एम्स छोड़ के कहीं और हो। इवन मैं भी बड़ी हवा में बातें करता था जब मैं था, तो इवन मैंने उसके चलते बहुत सारे इंस्टीट्यूशन छोड़ भी दिए। बीएचयू हालांकि अच्छे पॉइंट पे हमको मिल रहा था, बट मैंने उसी के कारण शायद वही एक समझिए नादानी था जिसके कारण मैं छोड़ दिया कि नहीं मेरे को तो एमबीबीएस ही करना है, मैं एमबीबीएस छोड़ के एक दूसरा क्यों करूं। और मेरा भी यही ड्रीम था, अरे जब मैं करूंगा एमसीए ही करूंगा और टॉप 100 के अंदर रैंक लाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ। ये क्या मतलब मेरा सबसे बड़ा गलती क्या है, मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता था, अच्छे से पढ़ लेता था, मैं आप सबका पीवाईक्यू भी देख लेता था, ऊपर ऊपर देख लेता। अच्छा एनसीईआरटी इस पॉइंट से, अच्छा ये पीवाईक्यू इस पॉइंट से, अच्छा ये पीवाईक्यू इस पॉइंट से। आज भी मेरे को बखूबी याद है कि कौन सा पीवाईक्यू किस पॉइंट से पूछा गया, सब देख लेता था, बट नोट्स नहीं बनाता था। मैं सोचता था नोट्स बनाऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, उतना देर में मैं एनसीईआरटी पढ़ के अपना क्वेश्चन, जब पढ़ना एनसीईआरटी है तो नोट्स क्यों बनाना। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी,
सबसे बड़ी गलतियों में मैं इस एक गलती को रखता हूँ कि मैंने नोट्स नहीं बनाए। आप सबको नोट्स बनाना चाहिए, और नोट्स किस तरीके के बनाने चाहिए, नोट्स मेरे भी नहीं होने चाहिए। ना नोट्स हमसे कॉपी करो, ना नोट्स किसी भैया दीदी का कॉपी करो, ना नोट्स किसी दूसरे का कॉपी करो। नोट्स बनाने का मेरे दोस्त सही तरीका है। नोट्स अगर आपको सही तरीके से अगर आपको नोट्स बनाना है तो उसका एक ही उपाय है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए एनसीईआरटी को। मुझे पता है कि एनसीईआरटी को पढ़िएगा आप नहीं समझ पाइएगा। उसके बाद आप किसी टीचर का लेक्चर देखिए उस पर्टिकुलर टॉपिक का। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ने को बोले तो एकदम से पूरा का पूरा एनसीईआरटी लेकर बैठ गए, पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। 2 या 3 टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, उसी टॉपिक को पहले एनसीईआरटी से पढ़िए। ठीक, अगर वो टॉपिक आपका एनसीईआरटी से आपको लगता है कि नहीं एनसीईआरटी का मैं एक एक कोना पढ़ गया हूं, अच्छा से एनसीईआरटी कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद अगर आपके पास किसी कोचिंग का मॉड्यूल है उसको सामने रखिए और किसी टीचर का लेक्चर लगा लीजिए। मैं ही पढ़ा रहा हूं, मेरा ही लेक्चर लगा लीजिए आप, और मेरा लेक्चर लगा लीजिए, मैं जो बता रहा हूं उसको लगा लीजिए और उसमें मिलाते चलिए कि हाँ सर ये बता रहे हैं, सर ये बता रहे हैं, सर इस पॉइंट पे हैं, सर ग्रोथ का ये प्रॉपर्टी बताया, सर इसको ये बताए हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी ये छोड़ा है तो यहाँ पे ये होगा, एनसीईआरटी का अगर ये लाइन है तो यहाँ पे ये होगा। ये पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। याद होगा इसके पिछले वाले वीडियो में मैं जब सब पढ़ा दिया था तो लास्ट में एक ट्री टाइप का बना के सब समझाया था कि ग्रोथ इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ऐसा ट्री टाइप का। उसी कोशिश कीजिए कि आप अपने लेवल पर उस टाइप का एक डायग्रामेटिक व्यू बनाइए, क्योंकि डायग्रामेटिक व्यू आप बनाते हो ना तो वो आपके कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में बैठता है और आपको हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है, एंड तक आपको हेल्प करेगा वो। ऐसे नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं है कि किसी लेगा बासी जमाई ले रहे हैं, किसी टीचर का लेक्चर का नोट्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं बनाना है। नोट्स बनाना है अच्छे तरीके से बनाना है। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगला पॉइंट है रिप्रोडक्शन। समझो, री प्लस प्रोडक्शन। यहां से देखो शब्द की गहराइयां हैं ना, शब्द की गहराइयों में उतरो। शब्द देखो, एक एक शब्द जो है ना एनसीईआरटी का, एक एक वर्ड जो है अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। अब रिप्रोडक्शन, अगर किसी को इसके बारे में सिंपल तरीके से जानना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो सिंपल वे में मैं बता दूं कि री जोड़ प्रोडक्शन, री को अलग कीजिए, प्रोडक्शन को अलग कीजिए। री मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन मतलब होना है जन्म देना। यानी अपने समान जीव को बार बार जन्म देने की क्रिया को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। वही तो मैंने लिखा है, रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टर ऑफ प्रोड्यूस द यंग वंस बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल सेल्स। कुछ विशेष स्पेशल सेल्स के, बॉडी की सेल्स की सहायता से अपने समान जीवों को जन्म देना, अपने समान जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब भाई ये सेल कौन से होते हैं? अब देखिए भैया, इस सेल में सबसे पहला आता है, 2 ही सेल होगा। देखो, भगवान ने धरती पे, हम जातियों में बढ़ते हैं, फलानवा सिख है, फलानवा मुसलमान है, फलानवा ई है, फलानवा हिंदू है, फलानवा ईसाई है, फलानवा क्रिश्चियन है। लेकिन मेरा मानना है ना कि भगवान ने धरती पर मात्र 2 ही जातियां बनाई हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल, यानी एक नर और दूसरी मदा, यानी मेल और फीमेल। अब देखिए, मेल के अंदर में अपना जर्म सेल होता है जिसको स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल के अंदर में अपना जर्म सेल होता है जिसको ओवम बोलते हैं। जब ये दोनों आपस में, ई दोनों को अगर हम लोग एक सेपरेट माहौल देंगे, इस दोनों को इसके हिसाब से फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, तो ये दोनों मिलके बनाता है जाइगोट। क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। और इस जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो से धीरे धीरे फीटस डेवलप होता है, फीटस 9 मंथ के बाद एज ए ह्यूमन बेबी वो डिलीवर्ड होके बाहर आता है। और उसी सहायता से हम भी आए हैं, आप भी आए हैं, धरती के तमाम जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, या जितने भी आपको बोल सकते हैं जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी चीज़ हैं, सब इसी प्रक्रिया के द्वारा मेरे भाई बाहर आते हैं। समझ में आया? चलिए, हाँ ये होता है प्लांट्स में, बहुत सारे लोग में, कि एक ही, ये तो मान लो कि मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल, यानी मेल प्लस फीमेल, यानी दोनों पेरेंट्स मिलके यंग वन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट कुछ केस में ऐसा होता है कि सिर्फ मेल ही मिलके
यंग वन को प्रोड्यूस कर देता है, ये भी होता है, बहुत कॉमन है। लेकिन इसकी चर्चा मैं इसलिए यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि इसकी चर्चा मैं डिटेल में करने वाला हूँ क्लास 12 रिप्रोडक्शन यूनिट, पूरा का पूरा आपका यूनिट दिया हुआ है रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लेकर प्लांट रिप्रोडक्शन सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए, जो ये मतलब मेल जर्म सेल का फीमेल जर्म सेल के साथ मिलना और फीमेल जर्म सेल के साथ मिलने के बाद में फीमेल जर्म सेल के साथ मिलने के बाद में जाइगोट बनाने का ये कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। यानी कि मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल के साथ अगर मिलता है, मिल के कोलैप्स करके जाइगोट बनाता है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, रिप्रोडक्शन को एज इट इज हम मान सकते थे कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में इसको क्यों नहीं कंसीडर किया गया है, इसका रीजन समझते हैं। तो सबसे पहला देखिए, द ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट एबल टू डू फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सर्टाइल। अब ये सर्टाइल क्या होता है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कल भी मैंने बताया था अच्छे से, आज भी हमारे समाज में वैसे लोग रह रहे हैं, वैसे लोग निवास कर रहे हैं जिनकी अपनी संतानें नहीं हैं, या तो वो सरोगेट बेबी लिए हुए हैं, या तो IVF कराए हुए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराए हुए हैं, या तो वो किसी न किसी तरीके से मतलब किसी बेबी को गोद लिए हुए हैं, उनका अपना बेबी नहीं है। यानी जिसको हमारे मतलब गांव में, अगर मैं गांव की भाषा अगर बोलूँ तो उसको बाज कहते हैं, ठीक है, बाज कहते हैं। क्या आप उनको लिविंग में कंसीडर नहीं करेंगे? क्या वो लिविंग नहीं है? क्या वो ह्यूमन नहीं है? क्या वो होमोसेपियंस नहीं है? बिल्कुल है भाई। इसीलिए इसी प्रॉपर्टी के कारण ग्रोथ को हम लोग किस में नहीं रखते हैं? तो ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखते हैं, ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में रखा गया है कि भैया जी हमारे समाज में वैसे भी लोग हैं जिनकी बेबी नहीं है, यानी वो सर्टाइल है। तो आप सर्टाइल है तो सर्टाइल को आप क्या कहिएगा, कहाँ ले रखिएगा सर्टाइल को? तो इसीलिए कहा जाता है कि सर्टाइल, जब सर्टाइल वर्ड यूज हो जाता है तो जिनकी अपनी संतानें नहीं होती है। अब देखो, मोस्टली फाउंड इन मेल नॉट एबल टू डू फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सर्टाइल। अब देखो, मोस्टली फाउंड इन मेल, ये सबसे ज़्यादा सर्टिलिटी जो है ये मेल में पाया जाता है बहुत। अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सर्टाइल का कॉन्सेप्ट है या जो फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, और बहुत हद तक का ये स्पेसिज कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें बहुत हद तक अर्नेस्ट मेयर साहब का बहुत लंबा रिसर्च रहा है, और अर्नेस्ट मेयर साहब ने इसके बारे में अपना एक प्रपोजल भी दिया। मैंने कल आपको बताया था 2 चचा लोग हैं, एक अरस्तु चचा हैं, उनके बारे में कल जिक्र किए थे कि भाई साहब वो अजब लेवल का खिलाड़ी है। वो आदमी पता नहीं मैंने कैसे धरती पे ही अवतार लिए थे कि क्या किए थे, मतलब साइंस को एक नया डायरेक्शन दे दिए एरिस्टोटल। और दूसरे नंबर पे हैं आपके अर्नेस्ट मेयर साहब, जो आपके चैप्टर में पढ़ने हैं। इन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया था। अभी मैं समझूंगा, अभी उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, अच्छे से चर्चा करूंगा कि अर्नेस्ट मेयर साहब का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों उन्हें बाल्सन मतलब ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी उन्हें क्यों दिया गया है, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में चर्चा करूंगा। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अपने YouTube चैनल पे एडू मंत्रा नीट पे। साथियों एक बार मैं फिर से आप सबका अपना कौशिक शिवम फिर से स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने शुरू किया था क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर में हम लोग जिसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लें। चूँकि आप अगर एक रिदम से देखिएगा और एक रिदम में देखिएगा तो चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आएंगी, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, जो व्यूअर्स मेरे पिछले वीडियो को देख के अगर आए हैं, जो मेरे पिछले वीडियो को समझ के आए हैं, तो उनको ज्ञात होगा कि मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर को कहाँ ला के छोड़ा था। मैंने लेक्चर को लिविंग के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करके और वहीं पे हम लोगों ने लेक्चर को क्विट किया था। मैंने बोला था कि इसके अगले वीडियो में अगर मैं लेके आता हूँ तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इसका टोटल
कि मतलब लिविंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके टोटल मतलब एक इलाबोरेटेड तरीके से मैं इसको बताऊंगा। तो उसी सिलसिले में हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि मैंने विगत 2 वर्षों से मैंने कई ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है और साथ ही मुझे कोटा के अनुभवी शिक्षकों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। और आप लोग अभी जिस एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं या जिस एग्जाम के व्यू से मैंने इस चैनल को बनाया है या इस चैनल को मैंने इस चैनल पे मैं कंटेंट दे रहा हूं, मैंने बाकायदा उस एग्जाम को एक बार नहीं बल्कि 2 बार क्वालिफाई किया है। और उसके साथ ही मेडिकल से एसोसिएटेड कुछ गिने चुने एग्जाम ICR, BHU पैट वगैरह, BHU यूवेट, इन सब जैसे एग्जामों को मैंने भी क्रैक किया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इसके पिछले वीडियोस में मैंने बताया था आप सभी को कि मतलब ऑर्गेनिज्म के, जीव जंतु के अंदर जान है, वो लिविंग है, इसके लिए कुछ क्राइटेरियास होते हैं। उस कुछ क्राइटेरियास को फुलफिल जो करते हैं तभी हम उसको लिविंग में कंसीडर करते हैं। इतनी बातें आप लोगों को पता होगी। अब देखिए साथियों, इसमें एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है कि आखिर में कौन कौन से प्रॉपर्टी है। आखिर जब मैं ये बात बोल रहा हूं कि लिविंग के अंदर में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे हमारे गांव समाज में भी अगर हम किसी पार्टिकुलर आदमी को ले लें, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल भी दिया था कि किसी एक आदमी का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि अगर एक गुण किसी एक आदमी में पाया जाता है तो वो दूसरे आदमी में नहीं पाया जाएगा। गुण जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। अगर जरूरी है कि जो मेरे में पाए जाते हैं वो बगल वाला में भी होगा, तो उस टाइप के गुण जो सब में कॉमन होता है उस गुण को हम लोगों ने क्या कहा था, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, दोनों बातें सही है। और दूसरा मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होगा और यही डिसाइड करेगा कि लिविंग है और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ही है। ये क्राइटेरिया जो डिसाइड करता है, इस क्राइटेरिया के बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी उस पूरे उस ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर दे रहा है। चलिए साथियों, तो अब मैं शुरू करता हूं सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का इलाबोरेशन। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है ग्रोथ। क्या आता है? ग्रोथ। इसको नहीं, देखिए ग्रोथ का मतलब, एक बच्चा हमसे एक बार बोला, मैं 10th में लिविंग लाइफ प्रोसेस पढ़ा रहा था, मैंने संयोग से वो भी मेरा फर्स्ट लेक्चर था 10th का। एक बच्चे का बड़ा कॉमन क्वेश्चन उठ गया है, थोड़ा सा उसमें हिंट्स दिया है, तो उस बच्चे ने बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा कि सर, ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्या आप दोनों को एक मानते हैं क्या? मुझे तो लगता है सर कि दोनों एक ही हैं। तो साथियों, आप लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन जरूर बना होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों बात एक है, लेकिन यहां पे आप लोग को मैं करेक्ट करूं कि दोनों बातें अलग अलग हैं। मैं अगर आपके डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूं तो आपका संपूर्ण कंप्लीट ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूं, आपका समग्र विकास के बारे में बात करता हूं। समग्र विकास का मतलब, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, एक होता है नॉर्मल चाइल्ड और एक होता है एबनॉर्मल चाइल्ड। जो बच्चा जब घर में पैदा लेता है या थोड़ा सा बड़ा जब होने लगता है, उसके अंदर ग्रोथ होने लगता है, उसको 2 कैटेगरी में स्पेशलाइज्ड किया जाता है। पहला है नॉर्मल चाइल्ड और दूसरा है एबनॉर्मल चाइल्ड। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, बहुत दिन पहले एक चर्चा आप लोगों ने सुना होगा, कौटिल्य पंडित, या मैं स्पेशली बिहार से आता हूं तो बिहार में एक लड़का है बॉबी रॉय। हाल में ही बहुत सारे टीचर्स, इवन बहुत बड़े बड़े क्या बिजनेस टाइकॉन्स के पास भी वो गया हुआ था। एंटरप्रेन्योर का लीडिंग देते हैं उनके पास भी वो गया हुआ था, अपना प्रतिभा उसने वहाँ भी दिखाया। उससे पूछा गया, वो बच्चा बाकायदा 12 साल या 11 साल का है, वो 10वीं का मैथ सॉल्व करता है। तो एक होता है नॉर्मल चाइल्ड और एक होता है एबनॉर्मल चाइल्ड। एबनॉर्मल चाइल्ड के केस में 2 केस आ सकते हैं। या तो एक एबनॉर्मलिटी ये होता है कि उसका ब्रेन का ग्रोथ जो है ना, उसके बॉडी के ग्रोथ से फास्ट है।
उसका ब्रेन का ग्रोथ उसके बॉडी के ग्रोथ से फास्ट है, और दूसरा आता है कि उसका जो ब्रेन का ग्रोथ है उसके बॉडी के ग्रोथ से कम है। इस केस में क्या होता है कि बहुत ऐसे बच्चे को हम लोग देखते हैं कि जो जन्म से ही अगर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके अंदर में मतलब इस चीज की कमी आ जाती है कि ना, मतलब एक तरह से बोल सकते हो ना कि वो पागल टाइप का बिहेवियर करते हैं, एकदम बच्चों जैसा बिहेवियर करते हैं, होंगे बड़े। जैसे आप लोगों ने कोई मिल गया में ऋतिक रोशन का जो रोल देखे होंगे, वो बड़े थे फिर भी उनका जो बिहेवियर था वो एबनॉर्मल था, एकदम एबनॉर्मल था। ठीक है, बाद में उनको भला पता नहीं कौन से जादू वादू का साथ मिला, पता नहीं क्या था, मूवी में है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वहां पे समझाना चाहता हूं कि वो एबनॉर्मल। तो देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज है। जब हमारा ब्रेन और हमारा बॉडी का ग्रोथ, हमारे बॉडी का ग्रोथ और हमारे ब्रेन का ग्रोथ जब दोनों साथ में चल रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट डेवलपमेंट। और जब हमारा बॉडी का ग्रोथ अलग चल रहा, बॉडी का ग्रोथ अलग ही लेवल पे चल रहा हो और आपका ब्रेन का ग्रोथ अलग लेवल पे चल रहा हो, तो उसको हम लोग डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। उस केस में ग्रोथ अपना अपना स्पेसिफाइड बढ़ जाता है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ग्रोथ पे मैंने लिखा है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ग्रोथ। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट? देखिए, कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो समय के साथ बड़े होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो समय के परिप्रेक्ष्य में बड़े होते हैं, समय से ज्यादा बड़े होते हैं वो। यानी जो समय उनको 18 साल 20 साल पे सिखाता है, वो 14 साल से 15 साल के एज में सीख जाते हैं। या अगर हम बात करें यहां पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट के बारे में, तो अगर मेरी हाइट बढ़ रही है, मेरा नाक बड़ा हो रहा है, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो रही हैं, मेरे मुंह का साइज बड़ा हो रहा है, मेरे हाथ का साइज बड़ा हो रहा है, यानी हमारा जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है अगर किसी को देखने में बड़ा लग रहा है, यानी मेरे अंदर जो है एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर मेरे अंदर सेलुलर ग्रोथ हो रहा है, यानी हमारे बॉडी के मसल्स अगर आपस में डिवाइड करके बढ़ रहे हैं, हमारे बॉडी के अगर सेल्स आपस में डिवाइड करके बढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग इंटरनल ग्रोथ मानते हैं। तो एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब हुआ कि बाहरी रूप से बढ़ना, और एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब हुआ कि आंशिक रूप से बढ़ना, यानी अंदरूनी रूप से, अंतर मन से बढ़ना, यानी अंदर से, यानी हमारे बॉडी के हम ही नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि हमारे बॉडी का ऑर्गन्स भी समय समय के साथ साथ सेल डिवीजन करके बड़े होते हैं। अल्टीमेटली हमारा ग्रोथ उसी पे खेलता है। लेकिन अभी मैं समझाता हूं कि मैंने इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, यानी इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ, दोनों बातें की, इसका यूज क्यों किया। और ये मेरे द्वारा यूज किया गया नहीं है बाबू। एनसीईआरटी, कल ही मैं बताया था कि एनसीईआरटी जिस दिन से पूरा बात कह दे उस दिन से तो सारा गुत्थी सुलझ जाए भाई। एनसीईआरटी कभी भी पूरा बात बोलता नहीं है, आधा बोल के चला जाता है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ का जिक्र कर दिया है, लेकिन ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या होता है इसको नहीं बताया है। तो देखिए, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ में इसी को रखा जाता है इंक्रीज इन बॉडी मास, इट इज नॉन एज एक्सटर्नल ग्रोथ। यानी जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें पहाड़ का, एक कूड़े का पहाड़ है, उसका मास दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रहा है, उसका मास जो है दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रहा है, तो उसको मैं बोल सकता हूं कि ये क्या कर रहा है, एक्सटर्नल ग्रोथ कर रहा है। तो भैया आप उस कैटेगरी से तो उसको लिविंग में नहीं रख देंगे ना कि भाई वो ग्रो कर रहा है तो वो भी लिविंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ग्रोथ का सेकेंड पहलू कहता है कि भैया एक बार मेरी बात को सुनते जाइए कि भले ही मेरा एक जो कैरेक्टर है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, उसमें मेरा एक कैरेक्टर है, भले ही ये नॉन लिविंग का हो सकता है, भले ही ये नॉन लिविंग में पाया जा सकता है, लेकिन जो दूसरा वाला कैरेक्टर है मैं सिर्फ और सिर्फ किसको डेडिकेट करता हूं, लिविंग को डेडिकेट करता हूं। क्या? इंक्रीज इन सेलुलर नंबर, इंटरनल ग्रोथ। अब देखिए यहीं पे आता है मेटाबॉलिज्म, कहता है ऐसे कैसे तुम मेरा क्रेडिट तुम खुद काहे ले लेगा रे,
ग्रोथ को कहता है कि तुम मेरा क्रेडिट तुम काहे ले लेगा। इंटरनल ग्रोथ अगर तेरे सेल के अंदर में हो रहा है तो मेरे केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, तो बात एकदम सही है। मेटाबॉलिज्म का बात एकदम सही है कि मेटाबॉलिज्म के केमिकल रिएक्शन से ही हमारे सेल के अंदर ग्रोथ होते हैं। अगर हमारे सेल के अंदर अगर केमिकल रिएक्शंस होने बंद हो जाए तो हमारा सेल का ग्रोथ रुक जाएगा। ये वाजिब सी बात है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होने अगर बंद हो गए तो रियल बात है कि हमारे बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा। परंतु लेकिन ग्रोथ कहता है कि भाई साहब सेलुलर लेवल पे ग्रोथ हो रहा है ना, तो मैं भी उसको ग्रोथ में ही कंसीडर करूंगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये दोनों में कॉमन होता है। ये ग्रोथ के सेकेंड प्रॉपर्टी में भी कॉमन होता है और मेटाबॉलिज्म के भी प्रॉपर्टी में ये कॉमन होता है। क्या? इंक्रीज इन सेलुलर नंबर, क्योंकि सेल का नंबर तभी बढ़ सकता है जब आप प्रोटीन या किसी भी अच्छा डाइट सप्लीमेंट लेंगे। और अच्छा जब डाइट सप्लीमेंट लेंगे, अच्छा से जब डाइट सप्लीमेंट लेंगे तो आपके बॉडी के अंदर में केमिकल रिएक्शंस उतनी अच्छी मात्रा में होंगी, और जितनी अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होंगी उतने अच्छे से आपका सेल डिवीजन होगा, और जितने अच्छे से आपका सेल डिवीजन होगा उतने अच्छे से आपका बॉडी ग्रोथ करेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब मूव करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे। यहां तक ग्रोथ का बात खत्म है, इतना एनसीईआरटी में बहुत है। और देखिए मैं एक और बात चेता देता हूं दोस्तों, इस पॉइंट से डायरेक्ट इस ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ से एनसीईआरटी नीट ने क्वेश्चन फ्रेम किया है। शायद एनटीए का क्वेश्चन नहीं है, वो सीबीएसई के समय का क्वेश्चन है। 18-16 की मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, बट क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। अगर 19 का होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बता दूंगा कि हाँ 19 में भी ग्रोथ के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। या हम लोग तो पता ही है कि इसके लास्ट में पीवाईक्यू सेशन करने वाले हैं, पीवाईक्यू बताएंगे उसमें कौन सा पॉइंट आपको कहाँ देखना है। और हाँ, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया है कि प्लीज आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, नोट डाउन करें जितने भी हैं। मैं एक बार इसको कंप्लीट करवा के, इसको कंप्लीट पढ़ा के उसके बाद मैं एक बार साइड हो जाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसको नोट डाउन जरूर करें। देखो भाइयों, पहली बात है, नीट आपसे देखिए 20 लाख बच्चे हैं पर ईयर। नीट में 20 लाखों का बच्चों का कंपटीशन है, सब अपने लेवल पे पढ़ रहे हैं। कोई नहीं चाहता है कि मेरा सिलेक्शन एम्स छोड़ के कहीं और हो। इवन मैं भी बड़ी हवा में बातें करता था जब मैं था, तो इवन मैंने उसके चलते बहुत सारे इंस्टीट्यूशन छोड़ भी दिए। बीएचयू हालांकि अच्छे पॉइंट पे हमको मिल रहा था, बट मैंने उसी के कारण शायद वही एक समझिए नादानी था जिसके कारण मैं छोड़ दिया कि नहीं मेरे को तो एमबीबीएस ही करना है, मैं एमबीबीएस छोड़ के एक दूसरा क्यों करूं। और मेरा भी यही ड्रीम था, अरे जब मैं करूंगा एम्स से ही करूंगा और टॉप 100 के अंदर रैंक लाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ। ये क्या मतलब मेरा सबसे बड़ा गलती क्या है, मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता था, अच्छे से पढ़ लेता था। मैं आप सबका पीवाईक्यू भी देख लेता था, ऊपर ऊपर देख लेता। अच्छा एनसीईआरटी इस पॉइंट से, अच्छा ये पीवाईक्यू इस पॉइंट से, अच्छा ये पीवाईक्यू इस पॉइंट से। आज भी मेरे को बखूबी याद है कि कौन सा पीवाईक्यू किस पॉइंट से पूछा गया, सब देख लेता था, बट नोट्स नहीं बनाता था। मैं सोचता था नोट्स बनाऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, उतना देर में मैं एनसीईआरटी पढ़ के अपना क्वेश्चन, जब पढ़ना एनसीईआरटी है तो नोट्स क्यों बनाना। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी गलतियों में मैं इस एक गलती को रखता हूं कि मैंने नोट्स नहीं बनाए। आप सबको नोट्स बनाना चाहिए, और नोट्स किस तरीके के बनाने चाहिए, नोट्स मेरे भी नहीं होने चाहिए। ना नोट्स हमसे कॉपी करो, ना नोट्स किसी भैया दीदी का कॉपी करो, ना नोट्स किसी दूसरे का कॉपी करो। नोट्स बनाने का मेरे दोस्त सही तरीका है। नोट्स अगर आपको सही तरीके से अगर आपको नोट्स बनाना है तो उसका एक ही उपाय है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए एनसीईआरटी को। मुझे पता है कि एनसीईआरटी को पढ़िएगा आप नहीं समझ पाइएगा, उसके बाद आप किसी टीचर का लेक्चर देखिए उस पर्टिकुलर टॉपिक का। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ने को बोले तो एकदम से पूरा का पूरा एनसीईआरटी लेकर बैठ गए, पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना है। 2 या 3 टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, उसी टॉपिक को पहले एनसीईआरटी से पढ़िए, ठीक। अगर वो टॉपिक आपका एनसीईआरटी से आपको लगता है कि नहीं एनसीईआरटी का मैं एक एक कोना पढ़ गया हूं, अच्छा से एनसीईआरटी कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद अगर आपके पास किसी कोचिंग का मॉड्यूल है उसको सामने रखिए और किसी टीचर का लेक्चर लगा लीजिए। मैं ही पढ़ा रहा हूं, मेरा ही लेक्चर लगा लीजिए आप, और मेरा लेक्चर लगा लीजिए, मैं जो बता रहा हूं उसको लगा लीजिए और उसमें मिलाते चलिए कि हाँ सर ये बता रहे हैं, सर ये बता रहे हैं, सर इस पॉइंट पे हैं, सर ग्रोथ का ये प्रॉपर्टी बताया, सर इसको ये बताए हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी ये छोड़ा है तो यहाँ पे ये होगा, एनसीईआरटी का अगर ये लाइन है तो यहाँ पे ये होगा। ये पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है।
याद होगा इसके पिछले वाले वीडियो में मैं जब सब पढ़ा दिया था तो लास्ट में एक ट्री टाइप का बना के सब समझाया था कि ग्रोथ इसके दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ऐसा ट्री टाइप का। उसी कोशिश कीजिए कि आप अपने लेवल पर उस टाइप का एक डायग्रामेटिक व्यू बनाइए, क्योंकि डायग्रामेटिक व्यू आप बनाते हो ना तो वो आपके कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में बैठता है और आपको हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है, एंड तक आपको हेल्प करेगा वो। ऐसे नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं है कि किसी ले बासी जमाई ले रहे हैं, किसी टीचर का लेक्चर का नोट्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं बनाना है। नोट्स बनाना है, अच्छे तरीके से बनाना है। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगला पॉइंट है रिप्रोडक्शन। समझो, री प्लस प्रोडक्शन। यहां से देखो शब्द की गहराइयां हैं ना, शब्द की गहराइयों में उतरो। शब्द देखो, एक एक शब्द जो है ना, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड जो है अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। अब रिप्रोडक्शन, अगर किसी को इसके बारे में सिंपल तरीके से जानना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो सिंपल वे में मैं बता दूं कि री जोड़ प्रोडक्शन, री को अलग कीजिए, प्रोडक्शन को अलग कीजिए। री मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन मतलब होना है जन्म देना। यानी अपने समान जीव को बार बार जन्म देने की क्रिया को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। वही तो मैंने लिखा है, रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टर ऑफ प्रोड्यूस द यंग वंस बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल सेल्स। कुछ विशेष स्पेशल सेल्स के, बॉडी की सेल्स की सहायता से अपने समान जीवों को जन्म देना, अपने समान जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब भाई ये सेल कौन से होते हैं? अब देखिए भैया, इस सेल में सबसे पहला आता है, दो ही सेल होगा। देखो, भगवान ने धरती पे, हम जातियों में बढ़ते हैं, फलानवा सिख है, फलानवा मुसलमान है, फलानवा ई है, फलानवा हिंदू है, फलानवा ईसाई है, फलानवा क्रिश्चियन है। लेकिन मेरा मानना है ना कि भगवान ने धरती पर मात्र दो ही जातियां बनाई हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल, यानी एक नर और दूसरी मदा, यानी मेल और फीमेल। अब देखिए, मेल के अंदर में अपना जर्म सेल होता है जिसको स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल के अंदर में अपना जर्म सेल होता है जिसको ओवम बोलते हैं। जब ये दोनों आपस में, ई दोनों को अगर हम लोग एक सेपरेट माहौल देंगे, इस दोनों को इसके हिसाब से फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, तो ये दोनों मिलके बनाता है जाइगोट। क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। और इस जाइगोट से फर्दर एम्बोरियो डेवलप होता है, एम्बोरियो से धीरे धीरे फीटस डेवलप होता है, फीटस 9 मंथ के बाद एज ए ह्यूमन बेबी वो डिलीवर्ड होके बाहर आता है। और उसी सहायता से हम भी आए हैं, आप भी आए हैं, धरती के तमाम जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, या जितने भी आपको बोल सकते हैं जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी चीज़ हैं, सब इसी प्रक्रिया के द्वारा मेरे भाई बाहर आते हैं। समझ में आया? चलिए, हाँ, ये होता है प्लांट्स में, बहुत सारे लोग में, कि एक ही, ये तो मान लो कि मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल, यानी मेल प्लस फीमेल, यानी दोनों पेरेंट्स मिलके यंग वन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट कुछ केस में ऐसा होता है कि सिर्फ मेल ही मिलके यंग वन को प्रोड्यूस कर देता है, ये भी होता है, बहुत कॉमन है। लेकिन इसकी चर्चा मैं इसलिए यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि इसकी चर्चा मैं डिटेल में करने वाला हूँ क्लास 12 रिप्रोडक्शन यूनिट, पूरा का पूरा आपका यूनिट दिया हुआ है रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लेकर प्लांट रिप्रोडक्शन सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए, जो ये मतलब मेल जर्म सेल का फीमेल जर्म सेल के साथ मिलना, और फीमेल जर्म सेल के साथ मिलने के बाद में फीमेल जर्म सेल के साथ मिलने के बाद में जाइगोट बनाने का ये कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। यानी कि मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल के साथ अगर मिलता है, मिल के कोलैप्स करके जाइगोट बनाता है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, रिप्रोडक्शन को एज इट इज हम मान सकते थे कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में इसको क्यों नहीं कंसीडर किया गया है, इसका रीजन समझते हैं।
तो सबसे पहला देखिए, द ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट एबल टू डू फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सर्टाइल। अब ये सर्टाइल क्या होता है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कल भी मैंने बताया था अच्छे से, आज भी हमारे समाज में वैसे लोग रह रहे हैं, वैसे लोग निवास कर रहे हैं जिनकी अपनी संतानें नहीं हैं, या तो वो सरोगेट बेबी लिए हुए हैं, या तो IVF कराए हुए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराए हुए हैं, या तो वो किसी न किसी तरीके से मतलब किसी बेबी को गोद लिए हुए हैं, उनका अपना बेबी नहीं है। यानी जिसको हमारे मतलब गांव में, अगर मैं गांव की भाषा अगर बोलूँ तो उसको बाँझ कहते हैं, ठीक है, बाँझ कहते हैं। क्या आप उनको लिविंग में कंसीडर नहीं करेंगे? क्या वो लिविंग नहीं है? क्या वो ह्यूमन नहीं है? क्या वो होमोसेपियंस नहीं है? बिल्कुल है भाई। इसीलिए इसी प्रॉपर्टी के कारण ग्रोथ को हम लोग किस में नहीं रखते हैं? तो ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखते हैं, ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में रखा गया है कि भैया जी हमारे समाज में वैसे भी लोग हैं जिनकी बेबी नहीं है, यानी वो सर्टाइल है। तो आप सर्टाइल है तो सर्टाइल को आप कहाँ कहिएगा, कहाँ ले रखिएगा सर्टाइल को? तो इसीलिए कहा जाता है कि सर्टाइल, जब सर्टाइल वर्ड यूज हो जाता है तो जिनकी अपनी संतानें नहीं होती है। अब देखो, मोस्टली फाउंड इन मेल नॉट एबल टू डू फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सर्टाइल। अब देखो, मोस्टली फाउंड इन मेल, ये सबसे ज़्यादा सर्टिलिटी जो है ये मेल में पाया जाता है बहुत। अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सर्टाइल का कॉन्सेप्ट है या जो फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, और बहुत हद तक का ये स्पेसिज कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें बहुत हद तक अर्नेस्ट मेयर साहब का बहुत लंबा रिसर्च रहा है, और अर्नेस्ट मेयर साहब ने इसके बारे में अपना एक प्रपोजल भी दिया। मैंने कल आपको बताया था 2 गो चचा लोग हैं, एक अरस्तु चचा हैं, उनके बारे में कल जिक्र किए थे कि भाई साहब अजब लेवल का खिलाड़ी है वो आदमी पता नहीं मैंने कैसे धरती पे ही अवतार लिए थे कि क्या किए थे, मतलब साइंस को एक नया डायरेक्शन दे दिए एरिस्टोटल। और दूसरे नंबर पे हैं आपके अर्नेस्ट मेयर साहब, जो आपके चैप्टर में पढ़ने हैं। इन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया था। अभी मैं समझूंगा, अभी उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, अच्छे से चर्चा करूंगा कि अर्नेस्ट मेयर साहब का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों उन्हें बाल्सन मतलब ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी उन्हें क्यों दिया गया है, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में चर्चा करूंगा। चलिए साथियों, हम फिर से देखते हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपना लास्ट टॉपिक छोड़ा हुआ था, हम लोग अब वहीं से शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था, तो मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को ग्रोथ के बारे में अच्छे से बता दिया हूँ, रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से बता दिया हूँ। अब आगे मैं बताऊँगा आप लोगों को अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में, और अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में मैं कुछ अच्छी बातें बताऊँगा जो कि हमारे बायोलॉजी में दिया हुआ है। और ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं, अर्नेस्ट मेयर साहब एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो हमारे माने क्लास 11th बायोलॉजी के शुरू में ही आते हैं, ठीक है। इनका योगदान जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इनका योगदान तो काफ़ी रहा है, लेकिन पहले कुछ मिरेकल वाली बातें मैं आप लोग को बता दूं। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 100 साल का लाइफ स्पेन पूरा किया है। यानी देखिए ना आप लोग कि ये जन्म लिए हैं 1904 में, यानी 1904 में इनका जन्म हुआ है, और 2004 में जो है ये अपने 100 साल का लाइफ साइकिल पूरा करके 2004 में इनका मृत्यु हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले इनके बारे में समझिए, उसके बाद ये 100 साल का जीवन ही नहीं पूरा किए हैं, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड के टॉप 100 साइंटिस्ट में ये मतलब लिस्टेड है। इन्हें टॉप 100 साइंटिस्ट माने टॉप 100 वैज्ञानिकों की सूची में इनको रखा जाता है। किसको? अर्नेस्ट मेयर साहब को। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इनका जन्म 1904 में हुआ है, 2004 में ये 100 साल की आयु में मर गए, ये तो पहला बात है। दूसरा है कि ये टॉप 100 साइंटिस्ट में लिस्टेड है। अच्छा, अब मेन बात क्या है कि इनके किस लिए इनको हम लोग इतना याद करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने बताया था कि 17 लाख से 18 लाख स्पेसीज जो है इस धरती पे पाई जाती है। अच्छा, हर स्पेसीज को एप्रोप्रिएट फॉर्म में पढ़ना इतना आसानी से पॉसिबल नहीं था। जैसा कि अरस्तु का कहानी हमने आप लोगों से शेयर किया था, अरस्तु की कहानी के बारे में। अरस्तु की कहानी में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो है अरस्तु लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे।
भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। हालांकि हाइपोथेसिस था वो, उनका कोई ज़्यादा तार्किक बातें वो नहीं करते थे। मैंने आपको बताया भी था कि ये ज़्यादा तार्किक नहीं थे, लेकिन हाँ माइथोलॉजिस्ट थे, यानी माइथोलॉजी क्रिएट कर देते थे कि ऐसा होता होगा। जैसा कि मान लीजिए कि कोई जीव है, किसी जीव का जो है ब्लड वाइट है, तो अगर अरस्तु ने उसे अगर पहले देखा तो उन्होंने ये परसेप्शन लोगों के बीच में क्रिएट किया होगा कि इस जीव ने को अपने कर्म के हिसाब से इसका खून जो है वो लाल नहीं है। अरस्तु जो है ना परसेप्शन क्रिएट करने में बहुत मतलब मास्टर आदमी थे, बहुत मास्टर आदमी थे परसेप्शन क्रिएशन में। तो वो परसेप्शन क्रिएट करते थे जिससे माइथोलॉजी क्रिएट होता था, लोगों को लगता था अरे हाँ हम लोग अगर ऐसा कर्म करते हैं तो भगवान हमको सजा देगा। हालांकि वास्तविकता में ऐसी बात नहीं है। देखिए संसार में आप कितना भी पूजा कर लीजिए मेरे दोस्त, कितना भी पूजा कर लीजिए, कितना भी पाठ कर लीजिए, कितना भी हवन कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक आप स्वयं को नहीं घिसिएगा, आप किसी भी सफलता को नहीं पा सकते हैं मेरे भाई। भगवान ने भी, ऊपर वाले ने भी हाथों की लकीरों से पहले हाथ को बनाया। यानी आपका भाग्य तभी साथ देगा जब आप मेहनत करेंगे। पता चला कि मैं आज खाना बनाऊं ही नहीं और अपने भाग के ऊपर बैठा हुआ हूं कि कोई मुझे 2 रोटी दे देगा भाग्य से तो मैं खा लूंगा, तो ये गलत बात है। पहले मुझे अपने से कोशिश करना चाहिए, अगर नहीं हुआ तब मेरे लास्ट में मैं ये सोचूंगा चलो मेरे भाग्य में नहीं है या मेरे भाग्य का दोष है। जब तक मैं पूरा कंप्लीट अपना मेहनत नहीं करता हूं तब तक मुझे भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए पूजा पाठ करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने धर्म को मानना, सभी देश के नागरिक अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप अपने धर्म को मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ से ज्यादा हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि जिसका कर्म नेवाधिकारस्ते माँ फले सुख दाचन, माँ कर्म फल हे तुर्भु माँ से संगोष्ठ करुणी। जिसने भी जैसा कर्म किया है कर्म के हिसाब से ही सबको फल मिलता है। या वो भी कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। अगर तुम अपना कर्म दृढ़ता से, मेहनत से, परिश्रम से करोगे तो मैं देख रहा हूं, मैं उसका फल जरूर कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर दूंगा। तो कर्म कीजिए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए। तो सबसे पहले इनके कर्म जानते हैं कि इनका कर्म क्या है। तो देखिए इनका सबसे पहला कर्म जो है ना, ये एक बहुत बड़े लेवल में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे काम किए हैं। ये आप बोल सकते हैं कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में मतलब इनका योगदान अतुल्य है। इनका योगदान जैव विकास में अतुल्य है। अच्छा, बहुत लोग स्पेसीज का डिफिनीशन दिए हैं, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, बहुत कोई है, लेमार्क दिए हैं, डार्विन भी अपने लेवल पे दिए थे, हालांकि डार्विन का भी सही था, डार्विन भी दिए, लेमार्क दिए, और भी वेस्टर्न साइंटिस्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं, बहुत सारे दैट साइंटिस्ट जो हैं इसमें से उसका फिलॉसफी दिए हैं और उसके बारे में बताए हैं स्पेसीज के बारे में। लेकिन सबसे एब्रोविएट फॉर्म में अगर स्पेसीज का डिफिनीशन कोई देने वाला है तो वो है अर्नेस्ट मेयर। आज भी हम लोग अर्नेस्ट मेयर का ही स्पेसीज का डिफिनीशन हम पढ़ते हैं। क्या है मेरे भाई, तो इनका थ्योरी के हिसाब से, इनका थ्योरी जो है ना स्पेसीज थ्योरी का सबसे मेन थ्योरी माना जाता है। अच्छा, इनका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे एक अच्छा रिसर्च होने के कारण, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे एक अच्छी कमांड होने के कारण और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को एक अच्छे लेवल पे पढ़ने के कारण और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे अपना इतना समय व्यतीत करने के कारण, उसके बारे में एक एक कॉन्सेप्ट बताने के कारण इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। यानी इन्होंने स्पेसीज के बारे में, यानी इवोल्यूशन के बारे में, मतलब ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि इनकी तुलना डार्विन से की जाने लगी और इन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है।
देखिए 1900 के समय में इनका कार्यकाल रहा है, इसीलिए इनको 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। ये 20वीं सदी के डार्विन थे। चलो दोस्तों, अब आते हैं, समझते हैं कि इनका जो फेमस थियरी ऑफ स्पीसीज जिसके बारे में लोग ज़्यादा जिक्र करते हैं, इनका ये फेमस थियरी ऑफ स्पीसीज क्या है। तो अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट मेयर, मैं इफ होगा यहाँ पे, मैं एफ छोड़ा हूँ। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट मेयर, इफ ए प्रोजेनी इज फर्टाइल then it is a high chance that his parents are from same species। अब इसमें मार्क करने वाली बात क्या है कि ये प्रोजेनी इज फर्टाइल, then it is the high chance that the parents are from same species, and if progeny is sterile then it is a high chance that parents are from different species। समझते हैं इस बातों को। इस बात को समझने के लिए मान लो कि ये ऑर्गेनिज्म ए है, ये चलो मान लेते हैं कि ये पुन्नू है और यहां पे पुन्नू की पत्नी है, पुन्नूस वाइफ। ये कैरेक्टर नंबर पहले हो गए, ठीक। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर के बारे में अगर हम लिखते हैं तो दूसरा कैरेक्टर के बारे में लिखेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे रामू है और यहाँ पे रामू की पत्नी है। कौन है? रामू की पत्नी। यहाँ पे बन है पुन्नूस चाइल्ड। अब देखिए पुन्नू जो है ये होमो स्पेसीज से है, होमोसेपियंस ही है, चलो होमोसेपियंस ही मान लेते हैं, और ये भी होमोसेपियंस है। मैं आपको सबसे इजी वे में डार्विन का थ्योरी, मेयर का थ्योरी समझा रहा हूं, बहुत इजीएस्ट तरीके में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो ये पुन्नू है, ये पुन्नू की पत्नी है, पुन्नू भी होमोसेपियंस है और पुन्नू की वाइफ भी होमोसेपियंस है। तो पुन्नू का चाइल्ड जो होगा ये फर्टाइल होगा। ये मैंने उल्टा ही लिखा है। तो देखिए इनका कहना था, मेयर साहब का कहना था कि अगर पुन्नू का बच्चा पुन्ना, मान लेते हैं पुन्नू का बच्चा जो पुन्ना है, अगर पुन्नू का बच्चा पुन्ना फर्टाइल है तो ये हाई चांसेस है पुन्नू और उसकी पत्नी जो है वो सेम स्पेसीज के हैं। अर्नेस्ट मेयर का पहला थ्योरी कि अगर पुन्नू और पुन्नू की पत्नी ने अपने एक संतान को जन्म दिया है और अगर उनकी संतान इफ ये फर्टाइल है, अगर ये फर्टाइल है तो ये 100% में से 99% चांस होगा कि पुन्नू और पुन्नू की पत्नी दोनों जो है सेम स्पेसीज के हैं। दूसरा, अगर रामू किसी घोड़े का नाम है और रामू की पत्नी क्या है? डोंकी है। कृपया करके कोई इसको दिल पे ना ले, मैंने बस सिर्फ मैं डिस्क्लेमर भी डाल दूंगा कि कृपया करके इस बातों को कोई दिल पे ना ले, दिमाग पे ले, मेरी बातों को दिल पे नहीं दिमाग पे लो। अच्छा, यहाँ है रामूस चाइल्ड, ठीक। अगर रामू हॉर्स के प्रजाति से बिलोंग करता है और रामू की पत्नी डोंकी से बिलोंग करती है तो इसका जो संतान होगा ये नॉट स्टेराइल होगा, नॉट फर्टाइल। सॉरी ज़्यादा उधर हो गया ना, हाँ, नॉट फर्टाइल, और इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेराइल। अब इसके बारे में समझते हैं। पहला तो आप लोग समझ लिए कि अगर पुन्नू का बच्चा जो है पुन्ना
अगर पुन्नू का बच्चा पुन्ना जो है अगर फर्टाइल है तो इट इज हाई चांसेस कि पुन्नू और पुन्नू की पत्नी सेम स्पेसीज के होंगे। और अगर मान लीजिए कि रामू और रामू की पत्नी का ये रामू का बच्चा है, अगर रामू का बच्चा फर्टाइल नहीं है तो अगर स्टेराइल है तो इट इज हाई चांसेस कि रामू जो है अलग स्पेसीज से है और रामू की पत्नी अलग स्पेसीज से है। अब यहीं पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया हॉर्स और डोंकी का, घोड़ा और गधा का। अगर हॉर्स और डोंकी अगर मेट करके फर्टिलाइजेशन होता है अगर उनके अंदर में, तो वो जो बनता है वो म्यूल बनता है। और आपको दोस्त ये पता होना चाहिए और एनसीईआरटी का ये डायरेक्ट बात है कि म्यूल जो है वो स्टेराइल है। म्यूल क्या है? म्यूल जो है एक स्टेराइल है। तो मेयर साहब का सीधे सीधे कहना था कि प्यारे लाल, अगर मान लीजिए कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बच्चा जो है अगर वो फर्टाइल है तो भाई साहब ये मान के चलिएगा कि उसके मतलब पेरेंट्स जो हैं वो सेम स्पेसीज के होंगे। दूसरी भाषा में अर्नेस्ट मेयर ने कहा कि अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म का बच्चा है अगर वो स्टेराइल है तो ये मान के चलिएगा कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो अलग अलग स्पेसीज के हैं। ये था फेमस थियरी ऑफ स्पेसीज ऑफ अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, यहां तक हम लोग का अर्नेस्ट मेयर का काम है। और अगला हम लोग देखेंगे किसके बारे में? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में इसके पिछले में चर्चा किए थे। अब आगे हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। अब मेटाबॉलिज्म में भी थोड़ा सा आप लोग को केटाबॉलिज्म पढ़ाएंगे। मैं सोच रहा हूँ ना इसके बाद मैं सेपरेट वीडियो करूँ मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस पे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में आप लोगों को केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों पढ़ाऊंगा। उसके बाद तब मैं कॉन्शियसनेस के बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट दूंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर मैं अर्नेस्ट मेयर की बात करूं ना, आपको ये जान के ताजुब होगा कि इस बंदे के रिसर्च के पीछे ना बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ये बंदा अपने आप में मोटिवेशन है, जिसने 100 साल जिंदा रहा और अपने लाइफ के 1/3 पोर्शन मतलब 1/4 अपने जिंदगी का 1/4 भाग जो है इसने भी साइंस को दिया, विज्ञान को समर्पित किया। साइंस को इसने जिया, बायोलॉजी को इसने जिया, तब जाके इन्होंने ये नाम कमाया कि आज इन्हें डार्विन ऑफ द 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। अब डार्विन, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि डार्विन उस समय से चिल्लाए जा रहे हैं, डार्विन क्या है? भाई साहब, अगर आपको नहीं पता है तो या तो आप बायोलॉजी के बारे में बायोलॉजी का बी भी नहीं जानते हैं। अगर डार्विन के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप बायोलॉजी का बी भी नहीं जानते हैं। याद कीजिए वो कहानी जो गैलापागोस आइलैंड पे घटी थी, वो घटनाओं को याद कीजिए जो गैलापागोस आइलैंड पे घटी थी और जहां से ऑर्गेनिज्म का उदय यानी जीवों के उदय का फॉर्मूला हमें मिला था कि जीव कैसे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे इवोल्यूशन में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान रहा है तो वो डार्विन साहब का ही रहा है। 2004 में अर्नेस्ट मेयर साहब की मृत्यु हुई, लेकिन इन्होंने अपने मृत्यु से पहले ऐसे कारनामे कर दिए कि आज हम तो क्या, बायोलॉजी पढ़ने वाली जितने भी लोग हैं या ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन को पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं, बायोलॉजी में अर्नेस्ट मेयर साहब का नाम लेते हैं। तभी तो कहते हैं, ऐ खुदा, मैं अपनी जिंदगी को इतना मकरूर चाहता हूँ, ऐ खुदा, मैं अपनी जिंदगी को मकरूर चाहता हूँ। जिंदगी भले ही बिता देना मेरी गुमनामी में, परंतु मौत मैं मशहूर चाहता हूँ। जिंदगी भले ही बिता दे मेरी गुमनामी में, मौत मैं मशहूर चाहता हूँ। जब आप मरे ना, आपने अपने जीवन में क्या कमाया, अगर आपको इस बात की पता लगानी है तो आपके मौत होने पे अगर लोगों की आंखें नम हैं, लोग कहते थे कि यार इस बंदा को देखना पड़ेगा कि ये कौन है ये बंदा, तब समझना कि आपने अपने जीवन का एक मकसद पूरा कर लिया है। चलिए इसी बातों के साथ मैं आज का लेक्चर को समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में मैं आप सबके सामने मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस के बारे में अच्छे से डिटेल वीडियो लेके आऊंगा।
ब्रेन डेड या कोमा क्या होता है इसके बारे में भी समझाऊंगा। मेटाबॉलिज्म में केटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म समझाऊंगा कि प्रोटीन कैसे टूटता है, एनाबॉलिज्म करता है, सॉरी केटाबॉलिज्म, प्रोटीन टूट के कैसे केटाबॉलिज्म करता है, और कैसे जो है हमारे बॉडी के अंदर में ग्लूकोज और अदर कोई मोलिक्यूल मिलकर स्टार्च का कोई सेकेंड कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस वगैरह ये सब करते हैं। हालांकि इसको डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट एक ओवरव्यू लेते हुए हम लोग चलेंगे। और उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जिसमें मैं आप सबको लिनियस का क्लासिफिकेशन सिखाऊं और लिनियस के क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। और ऐसे ही करते हुए धीरे धीरे इसमें कुछ साइंटिफिक नामों को जानते हुए, साइंटिफिक नामों को लिखने के तरीकों को जानते हुए हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। लगभग मुझे लगता है कि 5-6 वीडियो और इस पे आने चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से देखिए तो 5 वीडियो और इस पे आएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी जल्दी में वीडियो दूँ बट मैं ये भी सोचता हूँ कि बच्चे उतना ही दूँ मैं कंटेंट जितना बच्चे अच्छे से कर पाएँ। तो आप लेक्चर आप लोग देख ही लिए, इसके बाद अपना नोट्स बनाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में अपना डाउट पेस्ट कर दीजिएगा।